अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो परिस्थितियां पूर्व के 2 कार्यकालों से थोड़ी सी अलग थी। अंक गणित इस बार बदला हुआ था। 2014 में एक बड़ी विजय लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी। 19 में भी बड़ी विजय थी। भाजपा संख्या बल के आधार पर अपने पांव पर खड़ी होकर एक अच्छे बहुमत की सरकार का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से जो परिणाम निकला, उस परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा हतोत्साहित किया और भाजपा की टैली लोकसभा में 240 पर आकर ठिठक गई। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू की पार्टी और तेलुगु देशम यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ये दोनों पहले से एनडीए के घटक दल थे, चुनाव पूर्व के गठबंधन थे। ये चुनाव के बाद भी बने रहे और इनकी सदस्य संख्या को जोड़कर, लोकसभा में इनकी सदस्य संख्या को जोड़कर एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया और फिर तीसरी बार शपथ ग्रहण हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में। उस तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया। लोगों को उम्मीद थी और खासतौर पर विपक्षी पार्टियां इस उम्मीद में प्रसन्न थीं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रही थी इस उम्मीद में कि अब की फंस गए मोदी, अब चलाएं अपनी अपनी। चंद्रबाबू नायडू पर विपक्ष निगाहें टकटकी लगाई देख रहा था। आधा विपक्ष चंद्रबाबू की ओर देख रहा था हसरत भरी निगाहों से, तो आधा विपक्ष नीतीश कुमार की ओर देख रहा था हसरत भरी निगाहों से कि ये जरा सा तेवर बदले तो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए टाइप का गाना गाने का अवसर आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न चंद्रबाबू बदले, न नीतीश कुमार मचले, और इससे भी बड़ी बात, न नरेंद्र दामोदर दास मोदी बदले। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने काम करने की शैली, नेतृत्व देने की का जो तेवर है, जो तरीका है, उसमें कोई राई रत्ती कंप्रोमाइज नहीं किया। फैसला लेने की वही निर्णायक क्षमता और फैसले पर टिकने का वही साहस, ये इस 1 साल की सबसे बड़ी उलटमासी थी।
अपने सारे विरोधियों को हतप्रभ कर दिया नरेंद्र मोदी ने, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि ना अब की मोदी फंस गए, अब कसमसा सरकार चलेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो राजनीति के हाईवे पर सरकार को बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ा दिया। बोले ना, आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या हरियाणा की तरफ जाइए तो वहां ट्रकों के पीछे कई बार अच्छे स्लोगन लिखे होते हैं, बड़े रोचक। एक स्लोगन होगा, यूं तो ऐसे ही चलेगा, कि ये तो ऐसे ही चलेगा अपनी मस्ती में। कुछ वही स्थिति भाजपा के साथ रही। दो बड़े सहयोगी दलों के साथ होने के कारण लोकसभा में बहुमत है, इस सच के बाद भी नरेंद्र मोदी ने फैसलों में अपनी छाप बनाए रखी, मंत्रालयों में भी अपनी ही छाप बनाए रखी। बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी झुक जाएंगे दबाव के आगे। कोई कह रहा था रक्षा मंत्री चंद्रबाबू नायडू को रक्षा मंत्रालय मिलेगा, तो कोई कह रहा था नीतीश जी को किसी को गृह मंत्रालय मिलेगा, वित्त मिलेगा, पर्यावरण मिलेगा, बड़े मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, किसी को कुछ नहीं। जो मोदी ने तय किया वही सबने स्वीकार किया। और इस एक वर्ष का सबसे बड़ा विस्फोटक चमत्कार हुआ ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत ने दुनिया को अपनी वायुसेना की अद्भुत ताकत दिखाई। आक्रमण पाकिस्तान पर था, उनके सैन्य ठिकानों पर था, उनके एयरवेस पर था, लेकिन देख दुनिया रही थी। भारत का ऐसा जलजला अब तक के सैन्य अभियानों के इतिहास में भारत के पहली बार था। लोगों को लग रहा था कि गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी शायद कहीं ठिठक जाएं, कहीं सहम जाएं, क्योंकि पूर्व में गठबंधन की सरकारें बहुत धमाकेदार निर्णय नहीं ले पाई। इसके उदाहरण हैं, वाजपेयी जी की सरकार में भी है और कांग्रेस की सरकार में भी है, राव साहब और मनमोहन सिंह दोनों की सरकारों में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी लकीर खींच दी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। पहली बार दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का कोई अभियान किसी देश की वायुसेना ने सफलतापूर्वक 22 मिनट में कंप्लीट कर लिया। एक साथ 9 ठिकानों पर ऑपरेशन नहीं हुआ कभी। अच्छे ऑपरेशन हुए, लेकिन एक साथ 9 पर नहीं हुआ, जो भारत ने पहले दिन किया जब ऑपरेशन सिंदूर का उद्घाटन हुआ। वो तारीख थी 6 मई और आज है 6 जून, 1 महीना पहले। और एक मोदी के कार्यकाल की तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की बड़ी उपलब्धि है, चुनाव पर वो करके दिखा दिया इस सरकार ने जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल दुनिया देख रही है हैरत भरी निगाहों से। और आज का ये दृश्य है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री तिरंगा हाथ में लेकर चलते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए। ये तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष है कि जात खत्म होते होते कश्मीर और दिल्ली और नजदीक आ गए, और नजदीक आ गए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल पर। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। एक दशक से लगातार सत्ता के सिरमौर रहे पीएम मोदी ने बीते साल इसी समय, इसी महीने में सियासी भूगोल बदलकर नया इतिहास रच दिया था, जिसे देश ने नाम दिया मोदी 3.0। और अब उसके तीसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है 1 साल, जिसे बीजेपी बता रही है बेमिसाल।
पिछले 11 वर्ष भारत की विरासत से विकास की एक बेहतरीन यात्रा है। भारत की विरासत को आजादी के बाद पहली बार पहचान मिली है, पहली बार मिली है। याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में भी आए और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री। 4 जून को परिणाम आए थे तो जनता ने मोदी के वादों पर दिल देते हुए ऐसा जनादेश दिया कि नया रिकॉर्ड बना दिया। अब केंद्र सरकार 1 साल की अपनी तमाम उपलब्धियां लेकर जनता के बीच जा रही है। महाकुंभ से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की गाथा जनता को बता रही है। याद करिए, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की सरकार 2014 में केवल 1 एम्स था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी ने संख्या 22 अतिरिक्त नए एम्स बना करके और आगे बढ़ा दी, जिसमें यूपी के अंदर भी 2 नए एम्स बने हैं। नए एम्स, नई यूनिवर्सिटी, रेल और सड़क से लेकर स्टार्टअप, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और तमाम योजनाओं के आधार पर सरकार जहां अपनी उपलब्धियों से पीठ थपथपा रही है, वहीं वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की साख सुधारने के लिए भी मोदी सरकार अपनी मेहनत बता रही है। इसी कड़ी में कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने भी साफ संदेश दिया। पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब सरकार जहां इस सालगिरह को पूरे देश में शौर्य और सम्मान का अभियान बना रही है, वहीं विपक्ष तमाम सवाल तर्कश से निकाल रहा है। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। बहरहाल मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष या यूं कहिए कि 11 साल की सरकार के कामकाज और कीर्तिमान में नए हिंदुस्तान की व्याख्या कर रही है। देश की सीमा से लेकर समंदर पार तक नए भारत की तस्वीर दिखा रही है। लेकिन 11 साल पर विपक्ष के भी तमाम सवाल शोर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि मोदी 3.0 का 1 साल कितने कमाल और कितने बाकी हैं सवाल। क्या चुनावी बिसात पर सरकार के काम से जनता को कितनी आस, सरकार कितनी हुई पास? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। शैलेंद्र दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र दुबे जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता। विवेक जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। खेमचंद जी का बहुत स्वागत। शैलेंद्र दुबे, आपसे बात शुरू करूंगा। नरेंद्र मोदी के सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ, कैसे देख रहे हैं इस साल को? देखिए अमिताभ जी, जो पहले एक भ्रम फैला हुआ था कि गठबंधन की सरकार कड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं होती, उसके ऊपर दबाव होता है। पहली ऐसी सरकार है जो आज़ादी के बाद से लेकर इतने निर्णायक फैसले, चाहे वक्फ पे कानून लाने की बात हो या इस तरह से अपफ्रंट पे आके पहली बार आज़ादी के बाद से जो आतंकी ठिकाने हैं उन पे डायरेक्ट जो है फेस ऑफ करने वाली बात हो, उनको डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करने वाली बात हो, उसमें भी लश्कर-ए-तैयबा का जो हेडक्वार्टर और दूसरा
जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का जो मुरीद के ऑलमोस्ट सियालकोट के नजदीक पड़ता है, और इधर बहावलपुर जो, तो इस तरह से स्पेसिफिक टारगेट असाइन करके आतंक को प्रमुखता से आधार बनाते हुए उस पर निर्णायक कार्रवाई करना, स्पष्ट कार्रवाई करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति और उसकी जो एक स्पष्टता है उद्देश्य को लेकर, अपनी नीति को लेकर, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। क्योंकि यदि गठबंधन का दबाव होता तो जाहिर सी बात है फैसले लेने में जो वो हिचकिचाहट होती, वो तमाम समय लगता, लेकिन इस तरह जो है जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं मुझे इस तरह का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा बहुत ठीक है, वो हो सकता है, बट जो निर्णायक स्थिति है देश के लिए, वैश्विक परिस्थिति में हो, या जो निर्णायक फैसले लेने वाली बात हो, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने वाली बात हो, तो उस दिशा में मुझे ये लगता है कि सरकार समावेशी तौर पर जो करेक्शन को लेके जो है, जो रिफॉर्म्स को लेके जो फैसले लेने चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है शैलेंद्र भाई, मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, लेकिन विवेक जी को एक पी चिदम्बरम का एक वक्तव्य का एक अंश याद दिला दूं। पी चिदम्बरम ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे, ये धारणा पाले बैठे थे कि अब नरेंद्र मोदी फंसे फंसे से रहेंगे और उनका पूर्व के 2 कार्यकालों का जो अंदाज था, जो मिजाज था, वो इस तीसरे कार्यकाल में नहीं रहेगा, तो चिदम्बरम जी ने कहा, विवेक जी, और चिदम्बरम जी छोटे नेता तो है नहीं, चिदम्बरम जी ने कहा वो लोग गलतफहमी में थे। उन्होंने कहा मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी के फैसले लेने की क्षमता, उनका अपना आत्मविश्वास और उनका प्रशासन करने का तरीका, तीनों में कहीं कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ नंबर में बदलाव है कि भाजपा के 303 है कि 240 है। विवेक जी। अमिताभ जी, जो चिदम्बरम जी का आपने कोट किया, उनकी बात जो आपने कही बिल्कुल उन्होंने सही कही। ये लोकतंत्र है, एसी कमरे में बैठ के और हम कोई भी बात कर सकते हैं, हमें कोई रोक उसके लिए नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये होता है अमिताभ जी कि आपने निकलते, मैं समझ गया, नहीं, तो जो आपने जिस तरीके से अभी ब्रीफ किया तीसरे कार्यकाल के बारे में, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ा बात होती है कि सारे इन फैसलों से इसकी जमीनी हकीकत क्या है। आज ये जश्न किस बात का है? आपकी बात से हम एग्री कर रहे हैं, चतुर्वेदी जी की बात से एग्री कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसका दूसरा पक्ष है कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है, जिससे 140 करोड़ जनता का वास्ता है। मुट्ठी भर लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज ये जश्न किसका है? ये जुमलों का जश्न है, अपनी सत्ता बचाए रखने का जश्न है ये, बाकी आम आदमी की रिलीफ का जश्न नहीं है। और अगर आपके डिबेट के माध्यम से अगर आप कहें, मैं जुमलों का जश्न इसलिए कह रहा हूं कि 18 जुमलों की सरकार है ये, जो रिकॉर्ड बनाया विश्व में 11 सालों में 18 जुमले। 100 दिन में काला धन वापिस लाऊंगा, 50 लाख सबके खातों में दूंगा, 2 करोड़ हर साल नए रोजगार दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करूंगा, माँ गंगा की सफाई करूंगा और किसान की आय दुगनी करूंगा, 22 तक बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा, भगवानों को आर्थिक भगवानों को मैं भारत वापिस लाऊंगा, 22 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाऊंगा, 22 तक सबको पक्के घर दूंगा। ठीक। यूपी और राजस्थान में कहा कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर भी हम देंगे। 22 तक हम भारत को कुपोषण मुक्त कर देंगे। ठीक है। 22 तक हर भारतीय को 24 घंटे बिजली मिलेगी। ठीक। 22 तक हर गांव में इंटरनेट होगा। 22 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। 22 तक शौचालय मिलेगा। ठीक, मेरे ख्याल से 18 हो गए। किसी की भी ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। ठीक, 18 हो गए। अच्छे दिन लाऊंगा। ये इतने जुमलों की, ठीक है, हो गए। चलिए, ठीक है विवेक जी, आपने 18 बिंदु लिख के रखे, मेहनत की, ये अच्छी बात है डिबेट में। लेकिन मुझे हैरानी ये है कि जब इस डिबेट के इस वीडियो को अगर चिदम्बरम साहब सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? विवेक नारायण जी ने बता दिया कि चिदम्बरम क्या है, एसी कमरे में बैठे रहते हैं, गुलगुले खाते हैं, उनको क्या समझ है? बोले वो जमीन क्या जाने चिदम्बरम। अब लो, वो गृह मंत्री रह लिए, वित्त मंत्री रह लिए कांग्रेस सरकारों में। अब विवेक भैया ने कहा कि चिदम्बरम क्या बेच रहे भाई,
हैं, ऐसे कमरे में बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे, लो गई भैंस पानी। अब चिदम्बरम बेचारे कितना दुखी होंगे, बुजुर्ग भी हैं अब तो, लेकिन चलो खैर विवेक जी भी कन्नौज के आदमी हैं, ललकार दिए चिदम्बरम को तो ठीक है। विवेक जी ने 18 बातें बताई, मैं उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है। विवेक जी लगातार नहीं बोलो, रुकना होगा। लेकिन एक बात उनसे कह के फिर मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा। विवेक जी रुक जाओगे तो कोई अच्छी बात बताएंगे, आपके आगे काम आएगी, आप तो धारा प्रभाव बोले जा रहे हो। 1970 में जब के अंतिम चरण में जब 71 के चुनाव के लिए वायुमंडल बनने लगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटानी है। क्या वो हट गई थी गरीबी? और वही बात मनमोहन सिंह भी कह रहे थे गरीबी हटानी है, हट गई थी। जवाहरलाल जी ने कहा आजादी के बाद भ्रष्टाचार करेगा कोई तो लैंप पोस्ट पर लटका के फांसी दे दूंगा, लैंप पोस्ट पर। हालांकि लैंप पोस्ट इतना मजबूत कहां लगा होगा भारत में जिसमें फांसी हो जाए, लैंप पोस्ट और नीचे आ जाएगा। लेकिन चलो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उन्हीं के शासन में जीप घोटाला हुआ, पंडित जी के शासन में जीप घोटाला हुआ, वहीं से शुरुआत हुई भैया। वो सत्यनारायण कथा थी। राजस्थान में सुखाड़िया आए, कांग्रेस की सरकार पहले जब राजस्थान में बनी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में पानी लाएंगे। यानी कितने कांग्रेसी राज करके पानी तो आया नहीं भैया। ये बात कि विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भाव हो जैसी बात नहीं करते, क्योंकि आप दूसरे पर उंगली उठाओगे तो तथ्य इधर उधर हो जाएंगे। खैर डॉक्टर एसके दुबे जी, मुझे लगता है दो लोगों ने आप लोगों को, विपक्ष को बड़ा निराश किया। क्या आप सबकी उम्मीदें उन्हीं से थी, आप सब लोग उन्हीं से उम्मीद से थे, उन्हीं के कारण आपकी आंखें, हसरत भरी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। और ऐसा नहीं कि आपने छुपाया हो अपनी हसरत को, आपने अपनी अदम्य लालसा को जगजाहिर भी किया। और इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने, 3 में से एक जो नेता है बड़ा, उसने कहा था कि 6 महीने में हमारी सरकार बन जाएगी। बोले क्यों? बोले नायडू और नीतीश पलटी मारेंगे। क्या इन लोगों ने आपको इतना निराश किया? नहीं, वो है ना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बताओ, नहीं, आपने सारा समीकरण ही इस बात पर रचा था कि नीतीश बाबू और नायडू, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल मजबूती से खड़े हो गए, टस से मस भी नहीं हुए। दुबे जी। अग्निहोत्री साहब, राजनीति है, राजनीति में परिस्थितियां कब बदल जाएंगी कोई नहीं कह सकता। अभी की बात कर रहे हैं, आगे की तो भविष्य में सुनिए सुनिए। हाँ, आज ही तक की एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, वो आश्वस्त थे कि हो जाएगा, काम हो जाएगा, मेरी सरकार बच जाएगी, लेकिन नहीं बच पाई। तो अनिश्चितताओं का खेल है, क्या कब कहाँ कैसा होगा इसलिए नहीं कह सकते। लेकिन आज जो आपने ये वार्ता रखी है कि 1 साल पूर्ण होने पे जो जश्न है, ये किस बात का जश्न है? बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुई, देश का नाम रोशन हुआ क्या है? हमारे एमपीओ को बाहर विदेश में ये कहने के लिए भेजा जा रहा है कि नहीं हमने ये किया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे तीर कैसे मारा? तीर तो तब होता जब इंदिरा गांधी जी की तरह उस देश के 2 टुकड़े करवा देते आप। अरे तब तो कहते हैं कि मैं 36 की 56 इंच का सीना लेके चलता हूँ। तब क्या हो गया? वो 56 इंच का सीना आपका 36 इंच का भी नहीं रहा। अरे भाई किस बात का? ज्यादातर आपके देखिए, कहने वाली बात नहीं, लेकिन अब आपने बात छेड़ी तो बोलता हूँ। आज उत्तर प्रदेश की हालात क्या है? आए दिन इनका भारतीय जनता पार्टी का नेता रंगरेलियां मनाते हुए पाया जा रहा है। ये इनका चरित्र है, ये इनकी सोच है, ये इनकी प्लानिंग है। जो बेटियों की रक्षा के लिए बात करने वाले थे और बात करते थे, वहां चरित्र हनन कर रहे हैं। किस बात का आप विकास कर रहे हो? राम मंदिर हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि बार बार प्राण प्रतिष्ठा हो। हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश में अयोध्या ऐसा एक अपने आप में इतिहास रच गया है जहां पर हर बार प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरे भाई पहले ही तुमने कर्म खराब कर लिए थे, गलत टाइम पर। सुनिए, अरे पहले बात तो सुनिए, पहले पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद आप कहिए, फिर हम सुनेंगे।
गलत टाइम पर, हम नहीं कह रहे ये डॉक्टर शिव कुमार दुबे ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ये जो देश के शंकराचार्य हैं, जिनको हम और आप अपना धर्माचार्य मानते हैं, सबसे बड़ा धर्म का आचार्य मानते हैं, वो ये इस बात को कहते हैं। और देश में 4 शंकराचार्य के मुकाबले नकली शंकराचार्यों को पैदा करना, ये सरकार की सोच है। आपके टीवी चैनल में जब से ये शो चालू हुआ, मैंने एक भी बार विपक्ष की कामयाबी की कोई चर्चा, कहीं भी एक पॉइंट नहीं था। लेकिन सरकार की कामयाबियों की, जैसे आदमी उसकी गुलामी में आदमी आ जाता और यस सर, उस तरीके की आज की मीडिया हो गई है। अरे भाई, कभी विपक्ष की भी बात उठाई गई है। आज हम 3 से 37 हो गए, इसकी आपने चर्चा नहीं की कि 3 से 37 वाली पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 42 सीटें लेके आई। अरे कभी इसकी भी चर्चा कर लेते। सरकार की अगर कोई कामयाबी होती तो नहीं, ये अभी पूरी तो बात कर लेने दो। अगर सरकार की अगर कामयाबी होती, हमारे देश में बेरोजगारी की दर जो कम हो जाती और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता, आप इस बात पे अगर चर्चा करते तो आज मैं भी खुश होता कि नहीं, मैं आपके बात सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अच्छा काम किया, लेकिन नहीं किया। लेकिन ठीक है, आपका समय है, उनका समय है, आप करिए वो चीज। हम अपने मिशन में लगे हैं। 27 में जो भी अभी जब चुनाव आएगा तो हमारी सरकार होगी, तब हम दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। अब की बार हम दिखाएंगे कि विकास कैसे किया जाता है। जी दुबे जी आज थोड़ा उत्तेजना में थे, ठीक है, कोई वजह रही होगी। 2-3 बातें कहूंगा, फिर भाजपा पर रुक जा महाराज, हम तो बिल्कुल, जब आपने कहा हम चुप हो गए, हमने आज हाथ और जोड़ा, हमने कहना आप बोलो पूरा। एक शंकराचार्य का उन्होंने उल्लेख किया, 3 का नहीं किया, 1 का किया। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे लिए सब आदरणीय है। अरे रुक जाओ भाई, आपने एक शंकराचार्य का, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जिक्र कर रहे हैं आप। अब हमको ना समझाओ महाराज, रुक जाओ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सवाल उठाया था, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात और कही थी, लिख लो, आगे काम आएगी, नहीं फंस जाओगे। उनने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। क्या उनकी बात मानोगे? वो भी शंकराचार्य हैं, अयोध्या में उनकी बात मानोगे और उस पर नहीं मानोगे? बोले हैं बाबा। इसलिए ऐसा खेल नहीं खेलो जिसमें खुद फंस जाओ। दूसरी बात, बोले अब की सरकार हमारी आएगी तब हम बताएंगे विकास क्या होगा। भाई 4 बार आप चीफ मिनिस्टर रह लिए, अगर 4 बार आप विकास कर दिए होते तो अब तो विकास बचा नहीं होता किसी के लिए करने के लिए। समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रही है उसका आदमी। अगर विकास इतने ही तेजी से कर दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कुछ बचता ही नहीं। क्या स्टील की सड़कें होती और फर दौड़ रहे होते लोग? नहीं, उद्योग धंधा इसला रहे होते। और कांग्रेस वालों ने विकास कर दिया होता तो पूरे देश में भाजपा चिराग लेके ढूंढती कि कहीं विकास हम भी कर दें। विकास के लिए कुछ बचते नहीं। विकास के लिए जगह क्यों खाली पड़ी है? बोले अगली बार आएंगे तब कर देंगे। 4 बार आए तब क्या हुआ? खैर, विषय वो नहीं। और उन्होंने कहा दुबे जी ने कि ये सवाल नहीं उठाया, वो सवाल नहीं उठाया। हाँ ऐसा है, 2 बातों पर जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जब हमारी 37 हुई तब नहीं बोले। उस दिन मेरी गलती ये थी, मैं आपको नहीं बुला पाया दुबे जी। उस दिन भुवन भास्कर जोशी थे, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। जिस दिन मैंने समाजवादी पार्टी के इस उल्लेखनीय चुनावी सफलता पर अपनी बात कही थी तो जोशी जी गदगद हो गए थे। उन्होंने कहा था अग्निहोत्री जी आप बड़े मन के ईमानदार आदमी हैं। क्या आपको सीडी भेज देंगे? नहीं तो जोशी से पूछ लेना, है ना, वो दे देंगे, बता देंगे ना। आप अरे भाई आप हमारे साथ बैठ के नहीं कर सकते ना। और दूसरी बात कह दे, हमको दुबे जी और बात समझा रहे थे कि ऐसा हो गया क्या, वैसा हो गया। मैंने अभी बताया था कि 71 में गरीबी हटनी थी, और आज तक गरीबी क्यों है। खैर छोड़ो, मैं एक बात उनको बता दूं। उन्होंने कहा अभी 4 दिन पहले फिर मेरा दुर्भाग्य कि मैं दुबे जी को नहीं बुला पाया। उस दिन भी कोई दूसरा प्रवक्ता था। अब ये आपका दुर्भाग्य नहीं, मेरा दुर्भाग्य कि आप जैसे प्रखर प्रवक्ता उस दिन मुझे याद नहीं आए। प्रयागराज में नौजवानों के धरने पर अकेला चैनल था जिसने 1 घंटे का शो किया। दुबे जी हमको ना बताओ, वो दूसरे लफंडर होंगे जिनको आप हाँक ले जाएंगे। इस गलत फहमी में ना रहो।
खैर चलिए, और ये बात सच है, आपकी विपक्ष की, आपसे मतलब आप विपक्ष की सारी उम्मीदों में जो पलीता लगाया है वो नीतीश जी और चंद्रबाबू ने ही लगाया है ना। आप लोग तो उन्हीं के नाम का व्रत रख रहे थे, कह रहे थे ना हो गया इशारा डन। किसी ने कहा भी था कि 6 महीने की है सरकार मोदी की, 6 महीने बाद हम बनाएंगे सरकार। विवेक जी की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था। क्या अगर, और दुबे जी ने कहा कि एक वोट से सरकार गिर गई। जी हां, आप लोगों ने वो टीवी पर देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा। मैं पार्लियामेंट की मीडिया गैलरी में था जब सरकार गिरी, दुबे जी ना, हमको मालूम है जब एक वोट से इनकी भी गिर जाएगी तो फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज क्या वस्तु स्थिति ये है कि सरकार है और मोदी हनक के साथ है। एक विषय तो एक सरकार है और दूसरा मोदी उसी हनक के साथ है जैसी हनक के साथ 14 में थे और 19 में थे। और उमर अब्दुल्ला तो आप ही के उसमें है, ग्रुप में। उन्हें आज क्या कहा कि मोदी जी जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, भारत की कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम आपने करके दिखाया। उमर अब्दुल्ला, उन्हें इंडिया गठबंधन से निकाल देंगे आप लोग। आपने कहा कि मीडिया ऐसा कह रही है। उमर अब्दुल्ला मीडिया ज्वाइन कर लिए कि मुख्यमंत्री हैं? उमर अब्दुल्ला मीडिया ज्वाइन कर लिए, सुलगती चट्टान धधकती बारूद चैनल कोई। गजब बात करते हो यार, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो भैया। कोई लड़के हैं उमर अब्दुल्ला? ये उनको समझ कम है। अरे उनके नसों में राजनीति है भाई। वो शेख अब्दुल्ला का पोता है। और ये मैं नहीं कह रहा, शेख अब्दुल्ला के पोते ने कहा, मंच पर कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, कोई हुकूमत नहीं कर पाई, वजीर आजम आपने करके दिखाया। अब जाओ डंडा लेके, विवेक जी को भी साथ ले जाओ, एक डंडा लो, तुरंत जम्मू कश्मीर निकलो, सोटा लेके जाएंगे। विवेक जी को भी ले जाओ। खैर, खेमचंद जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, और दुबे विवेक नारायण जी ने 18 विषय भी गिनाए। वो कह रहे हैं जश्न मनाने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भारत से गरीबी दूर नहीं हुई, भारत में सबको मकान नहीं मिला, भारत में किसान की आय दूनी नहीं हुई, आदि आदि 18 विषय विवेक जी ने बताए। तो फिर क्यों जश्न मना रहे हैं आप? और एक बात यह भी मैं समझना चाहूंगा कि जश्न मनाने का परमिट कहां से जारी होता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आज निर्जला एकादशी है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। गंगा दशहरा गया है, जगंगा मैया गंगा दशहरा के भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जश्न मनाने का परमिट, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय परिवार है, उनकी बापौती है भारत पे, तो जब वो परमिट देंगे तो जश्न मनना चाहिए, नहीं देंगे तो नहीं बनना चाहिए, वो एक अलग विषय है। उन्होंने 18 विषय गिनाए थे, मैं 180 विषय गिना सकता हूँ जिसकी वजह से जश्न मनना चाहिए। बहुत समय खराब हो जाएगा। विशेषकर इन 11 जी, तो मैं शॉर्ट में करता हूँ, इसीलिए शॉर्ट में करता हूँ जी। हाँ, 11 साल में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विशेषकर 3-4 सेक्टर में इतना काम किया कि हमारा देश आज पूरे विश्व के सामने लीडिंग पोजीशन में है। एक है यूथ ट्रेनिंग, स्किल, टेक्नोलॉजी। जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए थे उससे पहले 7 एम्स हुआ करते थे, आज 23 हैं। और जो 6 बनाए उससे पहले भी वो हमारी सरकार ने बनाए जब अटल जी की सरकार थी। नए 8 आईएम्स बनाए गए, तो पूरी दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके मैनेजमेंट को संभालते हैं। 7 नई आईआईटी बनाई, 390 यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूजी प्लस पीजी दोनों की जो सीट्स हैं उनको डबल से ज्यादा किया। जितना 60-65 साल में कर पाए उतने से ज्यादा काम उन्होंने 11 साल में किया, ताकि डॉक्टर्स भारत में बने, विदेशों में ना जाएं, यूक्रेन में ना जाएं, जो हमें वापस लाने पड़े, चाइना में ना जाएं, यहीं पे डॉक्टर बने, यहीं पर सेवाएं दें। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान के बारे में जो कोई नहीं सोचता था, सीधा सीधा मदद देने का काम किया। फिर ये लोग नाराज क्यों है इतना? आपने सब अच्छा किया तो फिर ये नाराज क्यों है खेमचंद जी?
ये नाराज इसलिए हैं क्योंकि जो कांग्रेसियों की जेब भरती थी, कांग्रेसियों को एक परमानेंट एक मुश्त मुनाफा मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। अब सबको मिल रहा है, अब कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, अब सबको मिल रहा है। तो इनकी बापोती खत्म हो रही है, इनका होल्ड खत्म हो रहा है, मोनोपोली खत्म हो रही है, इसकी वजह से इनको दुख हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी कभी किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, कभी किसी को शादी का घोड़ा जश्न कहते में हैं, इनको विपक्षी दलों को एक एक डब्बा मोतीचूर के लड्डू भेजे हो कि नहीं? वो हम भेज देंगे, तो लेकिन भेजना चाहिए था। लोकतंत्र भैया। लड्डू से ज्यादा इनको लड्डू से ज्यादा पाकिस्तानी बिरयानी पसंद आ रही है। इसीलिए जो कॉग्निटिव वॉरफेयर चल रहा है उसमें भारत का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिरयानी खाने गए थे प्रधानमंत्री जी, नवाज शरीफ की बिरयानी बगैर बुलाए। अरे भाई निर्जला एकादशी के दिन बिरयानी की बात ना करो। जारी नहीं की है नवाज शरीफ जी की बिरयानी खाने जारी नहीं की है। मोदी जी गए थे बगैर बुलाए। पाकिस्तान का ये टीवी देखते हैं, पाकिस्तान की डिजिटल मीडिया को स्कैन करते हैं, उसके आधार पर ये बातें करते हैं और इनके स्क्रीनशॉट को कॉग्निटिव वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तानी और चाइनीज यूज करके उसका डॉक्यूमेंट बना के यूएन में और बाकी हमारा भी डेलीगेशन गया हुआ, अभी करें हमारा डेलीगेशन क्या गया हुआ है झूठी बात करने के लिए। मैं समाजवादी पार्टी के नेता की निंदा करता हूँ, उन्होंने बहुत ही गलत बात की कि हमारा पार्लियामेंट का डेलीगेशन विदेश में गलत बात करे। अरे गलत बात करने वो डेलीगेशन तोड़ के इतने बड़े देश के लोकतंत्र का पाकिस्तान झूठा है, और बगैर बुलाए बिरयानी खाने नवाज शरीफ की पाकिस्तान गया, और उसी स्टैंड इसका जवाब दीजिए। वो रख रहे हैं और जोरदार तरीके से रख रहे हैं, पूरा विश्व मान रहा है इस बात को। और उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं। जिस तरीके से आपने कानूनी तरीके से डिप्टी किया, मैं आपकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दल ये तय नहीं कर पा रहे। जब देश वॉर में है तो उनको अपने देश की साइड लेनी है या दुश्मनों की साइड लेनी है। विवेक जी शांत हो जाओ, पूरा सुना, मैंने पूरा सम्मान दिया आपको। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपकी और मेरी दोनों की आवाज एक साथ अच्छे तरीके से नहीं जाएगी। आपने जितना झूठ बोलना था बोलिए। आप ये बताएं कि पाकिस्तान की भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? आपके नेताओं के ट्वीट, आपके नेताओं के वीडियो, आपके नेताओं के बयान पाकिस्तान में सेलिब्रिटी का स्टेटस कैसे पा रहे हैं? कैसे वहां पे वायरल हो रहे हैं? क्यों उनको डॉक्यूमेंट करके यूएन में दिखाया जा रहा है? क्यों उनको डॉक्यूमेंट करके दोषी है जब उनके सांसद विदेशों में जा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस ये कह रही है। जब आप भी अपने देश को बदनाम करोगे तो हम तो कहेंगे कि आप भारत में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बधाई, आपको मुबारक। पाकिस्तान में आप चुनाव लड़े, वहां पे जीते, आपको खूब खूब बधाई। लेकिन भारत में नकारात्मक राजनीति करके आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमें हक है, हमने 11 साल में वो करके दिखाया जो आप लंबे समय तक नहीं कर पाए। हमारे किसानों को इम्पावर कर रहे हैं, युवाओं को हमने नई होप दी है, आपको ऑनर दिया है, स्किल दिया है, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आज ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पे भारत दिन दूनी रात चौगनी तरक्की नहीं कर रहा हो, चाहे वो स्पेस का मैटर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो। इंडिजीनियस हथियारों ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में लोहा बनवाया, पूरे विश्व के सामने अपना प्रदर्शन किया कि हमारी जो इंटरनल मेक इन इंडिया की जो ताकत है, स्वदेशी हथियारों की ताकत है, उसके बल से हम दुश्मन को रोक भी सकते हैं और घर में घुस के मार भी सकते हैं। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लीडरशिप है कि हमारा 100% जो हम चाहते थे वो लक्ष्य प्राप्त हुआ। हमारा लक्ष्य था कि पाकिस्तान में 22 मिनट में 9 जगह बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए, इवन रशिया यूक्रेन में नहीं कर पाया, यूक्रेन रशिया में नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। 22 मिनट में हमने वो लक्ष्य प्राप्त किए। हमने सैकड़ों उग्रवादियों को जमींदोज किया, उनको जान पहुंचाया। ये ताकत है अच्छे प्राइम मिनिस्टर की। और चाहे उनके पास 240 सीट हो या 340 सीट, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और कोई भी इस समय जागृत पॉलिटिकल पार्टी है जैसी नकारात्मक पॉलिटिकल पार्टी के सामने नहीं आएगी। लोकसभा में लेकिन लोगों ने ठीक, दोनों को रोकूंगा। खेमचंद जी विवेक जी दोनों को रोकूंगा। भाई ये तो आप लोगों का बड़ा तीखा लड़ाई हो जाएगी, अब रुकना होगा दोनों को। विवेक जी आपको भी, खेमचंद जी आपको भी। शैलेंद्र दुबे जी, ये सच है कि पाकिस्तान का पूरा इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का पूरा तंत्र
भारत के कुछ विपक्ष के नेताओं के बयान पोस्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने भारत के एक विपक्ष के बड़े नेता का नाम लेकर कहा कि उनने ही खुद कहा है कि भारत ने सरेंडर किया है। शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, ये बड़ा दुखद है। चेहरे पाकिस्तान में पोस्टर बॉय हो गए, उन पर शहबाज से लेके और बिलावल तक मोहब्बत लुटा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल के, बिल्कुल धुआंधार। चलें तो भैया। जी अमिताभ जी, बिल्कुल। देखिए बड़ा दुखद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो की पार्टी हो या फिर इमरान खान की पार्टी हो, उन विपक्षी दलों का शीर्ष नेतृत्व किसी भी तरह की इस तरह की कोई चर्चा करता हुआ दिखाई नहीं देता है जो कि भारत के पक्ष में जाता हुआ कोई भी इस तरह की बात होती हुई दिखाई दे रही हो। ऑन दी अदर हैंड हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए। आपको यदि कुछ कमियां गिनानी भी हैं तो उसके लिए भी मानसून सत्र आने वाला है और उस पर आप जो इशू बेस्ड है कि आपको कहाँ नहीं क्या नहीं करना चाहिए था, उस चीज को आप लेके आइए। बजाय उसके जो पब्लिक रैलीज हैं उसमें अगर आप ये कहेंगे कि वो जो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा था नरेंद्र सरेंडर, मतलब ये तंजात्मक। एक तो ये होता है कि इतना गंभीर विषय, इतना मतलब ये कोई हल्का विषय तो है नहीं। युद्ध जो है किस परिस्थिति में होता है? विषम परिस्थिति में युद्ध होता है। और हमारे ऊपर जो है युद्ध, जो आप ये समझिए जो प्रॉक्सी वार है, आजादी के बाद से लगातार ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि बराबर जो थोपा जा रहा है। और पहली बार यदि भारत की सरकार जो है निर्णायक कार्रवाई करने का प्रयास करती है, और इस बात को भी समझना चाहिए कि युद्ध सिर्फ डायरेक्ट फेस ऑफ से नहीं होता। जो युद्ध के 3 फॉर्मेट है। अब डायरेक्ट फेस ऑफ का एक एग्जांपल में आपको दे दूं, रशिया और यूक्रेन का 3 वर्ष हो गए जी। आपको 3 वर्ष हो गए, अभी रुकना होगा। विवेक नारायण जी, मेरा प्रश्न वही, क्या आपको ये पता है कि आपकी पार्टी के कुछ बड़े नेता पाकिस्तान में वहां की सरकार के दुलारे बने हुए, पोस्टर बॉय बने हुए हैं, और पाकिस्तान अपना एजेंडा और अपना नैरेटिव उनके चेहरे के पीछे खड़े होकर दुनिया में फैला रहा है? ये आपको अंदाज है विवेक नारायण? देखिए अमिताभ जी, विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, वो एक साधारण एमपी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, 144 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री बिरयानी खाने बगैर बुलाए प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? दुश्मन को तो आज सवाल है, आप विपक्ष को कोट कर रहे हैं। विपक्ष क्या है? देश के 8 पद के ऊपर प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर प्रोटोकॉल छोड़ के बिरयानी उनको इतनी पसंद थी तो दिल्ली बिरयानी आ सकती थी, तो मंगा लेते। उनके पास कौन सी कमी थी? बगैर बुलाए चले गए वहां पे। और आज आप बात करते हैं उनकी जो एक साधारण एमपी है या पूर्व मंत्री है, वो तो कुछ भारत सरकार में है भी नहीं। एक मिनट खेमचंद जी रुकना होगा, खेमचंद रुकना होगा। विवेक जी, मैं पूर्व एमपी की एक से साधारण एमपी की बात नहीं कर रहा, मैं भारत के, रुक जाइए भाई, मैं भारत के नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं, साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। उनका बयान उद्धृत हो रहा है भाई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने उनका बयान उद्धृत किया है, वो साधारण नहीं है ना। आज जो विषय है, आप 11 साल बेमिसाल के, तो इस पे मेरा मन है जो उनके जिस तरीके से आपने बताया और शैलेंद्र जी ने और शर्मा जी ने, तो इस पे अगर 11 साल के 11 दिन अगर डिबेट रख ली जाए तो मैं उस 11 दिन की डिबेट बताऊंगा कि जमीनी हकीकत क्या है। ये खाली बैठ के पूछा उसका उत्तर दे दी विवेक जी। जमीनी हकीकत आप पिछली बार बता चुके, इस बार उस सवाल का नहीं। अभी रोक दीजिए आवाज विवेक जी की, अब भटक रहे हैं विवेक नारायण, अब रोक दीजिए आवाज। विषय था वो जमीनी हकीकत के 18 पॉइंट गिना चुके थे, अब वो फिर उन्हें गिनाना चाहते, उसकी अनुमति नहीं होगी। मैंने प्रश्न किया कि आपकी पार्टी के बड़े चेहरों को पाकिस्तान पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा, वो उसका उत्तर नहीं देके फिर जमीनी हकीकत पर आ गए। उसके लिए समय नहीं है, क्षमा चाहूंगा। जमीनी हकीकत में आप बता चुके 18 पॉइंट, अब 18 से ज्यादा तो कहां बता पाओगे 1 घंटे की डिबेट में? 180 तो नहीं बता पाओगे, इसलिए मैंने रोक दिया, क्षमा करिएगा। दुबे जी के पास चलूंगा, समय कम है विवेक जी, फिर वही बात आप दोहराएंगे कि कहां चापाकल लगाओ, कहां पुलिया नहीं बनी। नहीं, मेरा विषय बड़ा स्पष्ट था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया।
दुबे जी, वो एक प्रश्न, आपने कहा हम सांसदों को भेज रहे हैं और आपके शब्द बड़े विचित्र थे। ये दुनिया को बताने में आपके शब्द कोट कर रहा हूं अपनी स्मृति से, गलत हो तो माफी मांगूंगा, कि हमने कहां कहां तीर मारा है। ये भाषा से लगता है कि कुछ खिन्नता हो गई ऑपरेशन सिंदूर से, अच्छा नहीं लगा ये जड़ा का। खैर, कहां कहां तीर मारा है जो आप समझ गए या आपकी पार्टी समझ गई, आपने राजीव राय को नहीं समझाया था। वो तो पूरे प्रतिनिधिमंडल में जहां जहां गए उन्होंने तो बताया कि कहां कहां तीर मारा है भारत ने। आपकी पार्टी के सांसद ने ही बताया दुनिया में बहुत सारे देशों में कि भारत ने तीर मारा है और कैसे कैसे मारा है। दुबे जी, उन्हें आप लोगों ने नहीं भेजे थे कागज? अग्निहोत्री साहब जी, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद 28 लोग गए हैं, उनका जीवन चला गया 28 लोगों का। 28 तो वो गए प्लस 28 और गए हैं। आप सोचिए, आप ये स्थिति क्यों आई है कि हमें तो जाके ये बातें आपने राजीव राय को क्यों नहीं बताई? मैं पूछ ही रहा हूँ। नहीं, सुनिए मेरी बात। वो तो एक सरकार ने डिसीजन लिया, ठीक है, जाना तो आपको नहीं भेजना चाहिए था जब आप सहमत ही नहीं। सरकार नहीं, अरे लेकिन सरकार किस उससे कर गई है? मैं तो यह आश्चर्य में हूँ, आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि हमें अपनी चीज दुनिया में जाके बताना पड़े कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है इसलिए हमने ऐसा किया। अरे आज अगर आप 2 टुकड़े करके 3 टुकड़े करके फिर दुनिया को बताना चाहते कि देखो हिंदुस्तान की औकात इतनी है, जिसको चाहेगा उसको दबा देगा, हमारे सामने आंख निकालने वाले की आंख निकल जाएगी, तब जाके आपका सम्मान और बढ़ता। तब आपसे जाके जो ट्रम्प जो गेम खेला है ना, ट्रम्प वो गेम नहीं खेलता, या और जो देश है वो गेम। आएंगे आपके पास, खेमचंद जी अभी रुकिए, उनको उनकी बात आ जाने पहले। जी दुबे जी। तो जो देश दूसरे भी हैं आपके साथ ओपनली, देश कितने आए आप हमें बता दो। 1-2 छोड़ के कोई देश ओपनली ऐसा बोला है कि नहीं? और कहीं किसी ने आतंकवाद का जिक्र किया कि इन आतंकवादियों ने ये मारा, ये गलत है? आप स्टेटमेंट देखिए, हम अगर गलत है तो हम माफी मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं देखा जिसमें आतंकवाद की चर्चा को करके ये कहा गया हो। तो हम कहाँ हैं इंटरनेशनल स्तर पर? अपनी इमेज बनाने के लिए आप कहीं भी हो, लेकिन देश की इमेज सर्वोपरि है। ठीक है दुबे जी, देश अब की रुकना इमेज होगा। रहेगी तो दुबे भाई, डॉक्टर साहब, अब मेरा निवेदन है, अब रुकना होगा। डॉक्टर साहब ने बार बार पूछा कि हम कहाँ हैं। मैं उनको एक सलाह देके खेमचंद जी के पास आऊँगा। आप राजीव राय को टेलीफोन लगाइए, या उनके पुराने जो वक्तव्य उन्होंने अपने भ्रमण में दिए हैं प्रतिनिधिमंडल, उनसे समझिए, थरूर से समझिए हम कहाँ हैं, ओवैसी से समझिए हम कहाँ हैं, सलमान खुर्शीद से समझिए हम कहाँ हैं। ये सब लोग बता रहे हैं हम कहाँ हैं और हमने क्या किया है। अब आप विवेक नारायण जी होना चाहते हैं कि वो चिदंबरम को भी बता रहे किसी लायक नहीं, तो अलग बात है, तो अलग बात है। लेकिन हमसे ना पूछो, रंगरेजवा से पूछो, था ना गाना। ओवैसी साहब से समझ लो कि क्या किया भारत ने, थरूर साहब से समझ लो क्या किया भारत ने। लोग तो काबिल लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि। और जो बात दुबे जी ने कही, दुबे जी जोरदार आदमी है, तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य खींच दिया जैसे फर्रुखाबाद में पक्के पुल पे दो गुटों में लड़ाई हो रही है, बोले निकाल गुड्डू तमंचा, बोले निकाल रहे फल, दे धड़ाका सटासट। ऐसे युद्ध नहीं हो रहा भैया दुनिया में। बोले आंख निकाल लेंगे, बोले कान काट लो, ऐसा नहीं होता भैया। युद्ध कई तरीके से लड़ा जाता है। अब गोली बंदूक का जमाना थोड़ी ना भैया। और यूक्रेन और रूस एक युद्ध में फंसे, आज तक और छोर नहीं समझ आ रहा क्या किसी को। छोटी बात है, हम लोग मोहल्ले की लड़ाई समझ रहे कि 2 गुंडों के बीच की लड़ाई है, बोले मार फायर, झमाझम झोंक दे फायर, है ऐसा नहीं होता भैया। ये एटा इटावा, खिमसेपुर, फर्रुखाबाद, बेबर, मैनपुरी की लड़ाई है। बोले मोटरसाइकिल 2 लड़के आए फायर झोंक गए, ऐसा नहीं होता भैया। देख ही रहे आप रूस में क्या हो रहा है।
कहना सरल है, लेकिन जब आप राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं तो आपको गंभीर होना पड़ता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी 150 करोड़ लोगों की उसकी सरकार पर होती है। कोई भी फैसला 150 करोड़ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है और मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी की जरूरत होती है। कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। और एक बात मैं और कहूँगा कि दुबे जी या कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि क्यों भेजे उस प्रतिनिधिमंडल में, जब आप उस बात से कतई सहमत ही नहीं और आप अपने नेताओं से भी सहमत नहीं, कह रहे ये भी झुट्टे हैं जो बोल रहे वहां, तो काय को भेजा? फिर इनको घर में रखते बांध के। खेमचंद जी, देखिए, प्रॉब्लम एसपी की और कांग्रेस की ये है कि देश की अचीवमेंट कोई अपनी अचीवमेंट नहीं समझते, इसीलिए आज ये द्वेष में है, ईर्षा में है, और ईर्षा द्वेष में व्यक्ति हमेशा गलती करता है, उल्टा सीधा बोलता है, और वही ये लोग कर रहे हैं, वही दुबे जी कर रहे हैं। दुबे जी, आपको ब्रीफ कर दूं हमें क्या मिला। 3 दिन की लड़ाई में भारत ने ये साफ कर दिया कि भारत डिफेंड भी कर सकता है और अंदर घुस के मार भी सकता है। भारत ने ये साफ कर दिया, आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर कहीं भी रुकना होगा। कौन बोल रहा है की बात आएगी। जी जी बोलो भैया। विवेक जी, भारत ने साफ कर दिया, आतंकवादी पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, हम घुस के मारेंगे, उनको निस्ता नाबूद कर देंगे, उनको जमी दोस्त कर देंगे। वो हमने करके दिखाया। भारत ने ये साफ भी कर दिया कि भारत की जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, हम 100% अब पहले की तरह डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास वो हथियार भी हैं जो अभी तक विश्व में किसी को पता भी नहीं था, चाइना को भी नहीं पता, पाकिस्तान को भी नहीं पता था, जिसके माध्यम से हमने जो सैकड़ों की संख्या में ड्रोन आ रहे थे उनको न्यूट्रलाइज भी किया, मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया और अंदर घुस के हम लोगों ने मारा। और चौथा जो सबसे बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से 2009 में हमारे मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पाए थे कि भाई वो न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, तो वो एक तरीका जो हैंगओवर था, न्यूक्लियर हैंगओवर था, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेट थी, उससे हम लोगों ने निजात दिलाई। हम नहीं डरेंगे, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं तो हैं, लेकिन अब अगर आप टेरर एक्टिविटी करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर मान के हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और ये बहुत बड़ी जीत है। हमेशा पाकिस्तान डराता है, हम न्यूक्लियर स्टेट है, हम न्यूक्लियर स्टेट है, हम बम फोड़ देंगे, हम बम मार देंगे। अरे तू बम मार के दिखा, हमारे पास ताकत है। वहीं हम लोगों ने ये भी साफ कर दिया कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हम फुल वॉर भी नहीं कर रहे। फुल वॉर के लिए पाकिस्तान पे भारत कभी भी इस तरीके की कार्रवाई के लिए ना ही कभी उकसाता था और ना ही उकसाएगा, लेकिन हाँ, टेरर के हम खिलाफ हैं और टेरर के खिलाफ हम लगातार रहेंगे। अब ये कंफ्यूजन में है, कांग्रेस कभी अपने नेताओं को क्रिटिसाइज करती है, कभी समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को क्रिटिसाइज करती है। अरे देश की बात करने में क्या दिक्कत है? आप भी सेलिब्रेट करो, सेनाएं सबकी हैं, सेनाएं सरकारी हैं, सेना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आप भी जाके गली गली में तिरंगा यात्रा निकालो। ठीक है खेमचंद जी, अभी रुकना होगा, समय कम है। खेमचंद भाई, आपने अपनी बात रखी। अभी ट्रंप की बात आई थी, ट्रंप की तो वैसे मुसीबत हो गई, वहां लंका लगी पड़ी है, वो पूरी दुनिया में पंच बने घूम रहे थे, यहां भी कह रहे थे कि हम ही ने किया। और विवेक जी की पार्टी तो उनका टेलीफोन सुनी आई थी कि ट्रंप ने कब टेलीफोन किया और टेलीफोन पर क्या बोले, लग रहा था ट्रंप ने कान में बताया हो। वो ट्रंप खुद घर में घिर गए, उनके खिलाफ महाअभियोग की मांग हो रही है। उनके दोस्त, बड़े दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी, वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब वहां सीज फायर कौन कराएगा? और ट्रंप चचा तो पूरी दुनिया में मिस्टर सीज फायर के नाम से प्रसिद्ध हो रहे थे, अब वहां तो फायर हो गई। और मैंने कहा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी के नाम पर हसरत भरी निगाहों से देखते रहे हमारे विपक्ष के दल, उन्होंने निराश किया विपक्ष को। वैसे ही ट्रंप चचा की ओर भी हसरत भरी निगाहों से विपक्ष ने देखा, ढेरों आशीर्वाद दिए ट्रंप साहब को, कहा जुग जुग जियो मेरे लाल, तुमने मजा बांध दिया, ट्वीट ठोक ठोक के। वो ट्रंप भी मुसीबत में फंस गए। कर्मा कॉलिंग, कोई तो वजह नहीं होगी, फंस गए। विपक्ष ने ट्रंप को भी कंधे पे बैठाया था, बोले ट्रंप का ट्वीट और ब्रह्मा का बोला बराबर है। ऐसे ऐसे विपक्ष के नेता आए, उद्धट विद्वान, जिन्होंने कहा कि ट्रंप का बोला और ईश्वर का बोला बराबर है। ट्रंप ने कह दिया अब हम किसी की नहीं मानेंगे, बोले भारत की नहीं मानेंगे, हम हैं भारत के आदमी, लेकिन हम मानेंगे ट्रंप की।
अब चचा खुद फंसे हुए हैं, क्या करोगे? और दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारत की जय, भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम, भारत की क्षमता, भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना दिया इतने दुर्गम स्थितियों में। इन सब पर खुश होने के लिए क्या कोई दवा लेनी पड़ेगी? भारत में पैदा होने वाले हर आदमी को इन सब चीजों से खुश होना चाहिए, किसी पार्टी में रहे। इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी खिन्नता क्यों है, इतना तीखापन क्यों है? बोले कौन से तीर मार ले तुमने? लो, ये बात पाकिस्तान वाले पूछे तो समझ में आता है, हिंदुस्तान वाले भी पूछेंगे कौन से तीर मार लिए। ये तरीका ठीक नहीं। और मैं तो कहता हूं अपने अपने अंदर झांको, देखो भैया इतना तीखापन क्यों है? ये पॉलिटिकल एसिड शरीर के अंदर बहुत नहीं रहना चाहिए। एंटासिड नाम की तरीके की कोई गोली दवा खाना चाहिए। भारत ने आज जितना ऊंचा कश्मीर में पुल दिया, आज लोकार्पित किया नरेंद्र मोदी ने। मुझे अच्छा लगता अगर उस पुल के लोकार्पण होने से पर विवेक जी और दुबे जी एक शब्द दो शब्द बोल देते, कहते आज मन खुश हो गया देख के। क्या कश्मीर का मुख्यमंत्री को मैं से धन्यवाद दूंगा जिसने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, जो काम भारत की तमाम सरकारें नहीं कर पाई, वजीर आजम आपने किया। ये मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं। ये बात विवेक जी भी कह सकते थे, ये बात दुबे जी भी कह सकते थे। नहीं कहा, कटुता मन में, इतना एसिड कि डकारें आ रही एसिड की। अरे कुछ ले लो, कुछ लेते क्यों नहीं? पंचारिष्ट वगैरह कुछ लो। अच्छी चीज की तारीफ करना सीखिए क्योंकि भारत सबका है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।